हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो कि नेट 2019 दिसंबर में पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा है 2 टू द पावर 15, 3 टू द पावर 40, 4 टू द पावर 30 एंड 5 टू द पावर 20 में। अब इनको कंपेयर करने के लिए आपको सिमिलर पावर अगर होती तो आप इसको कंपेयर कर सकते थे। तो आप कैसे लिख सकते हैं? बेसिकली आप 2 टू द पावर 50 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 टू द पावर 10, और इसको आप लिख सकते हैं 32 टू द पावर 10। सिमिलरली ये जो 3 टू द पावर 40 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 टू द होल पावर 10, जिसको आप लिख सकते हैं 81 टू द पावर 10। उसी तरीके से आप 4 की पावर 30 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और उसकी होल पावर 10, और इसको आप लिख सकते हैं 64 टू द पावर 10। ऐसे ही अगर हम 5 की पावर 20 की बात करें तो उसे हम लिखेंगे 5 की पावर 2 उसकी होल पावर 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 टू द पावर 10। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, सबकी पावर सेम है, 10 10 10 पावर है। तो बेस जिसका ज्यादा होगा वो हमारा लार्जेस्ट होगा, और जिसका बेस कम होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो बेसिकली अगर हम बेस की बात करें, ये हमारा 81 बेस सबसे ज्यादा है। तो 81 कहाँ से आया? 3 टू द पावर 40 से। तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 3 टू द पावर 40। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो स्मॉलेस्ट हो जाता हमारे पास 25 टू द पावर 10, दैट इज 5 टू द पावर 20। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता और ये हमारा लार्जेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड 10 टाइम्स yielding 10 distinct values. For this set of values consider the following step. मतलब हमने एक सिलेंडर की लेंथ को मेजर किया, हर बार हमें अलग अलग वैल्यू मिली, कुछ एरर रहा होगा, उसकी वजह से वैल्यूज में डिफरेंस आया। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसकी टोटल कुछ 10 वैल्यूज होंगी, x1 x2 एंड सो ऑन x10 तक। आपसे पूछा गया है तो 5 ऑफ दीज वैल्यूज विल लाई above the mean and the 5 will lie below the mean. मींस जो सेंटर पॉइंट है वहां पे मीन होगा, 5 वैल्यू लेफ्ट में होंगी और 5 वैल्यू राइट। अब ऐसा तो हम नेसेसरीली नहीं बोल सकते, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी। तो ऑप्शन ए के सही होने की प्रोबेबिलिटी हम 100% नहीं बोल सकते, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा तो आपका आंसर बी नहीं हो सकता, और ना ही आंसर आपका डी हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन बी क्या कहता है, 5 ऑफ दीज वैल्यूज विल लाई अबव द मीडियन एंड 5 विल लाई बिलो द मीडियन। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है? मीडियन में हम क्या करते हैं, नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये हमारे नंबर्स इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए हमने लिख दिए। तो जो हमारा मीडियन आता है, वो जो आपके सेंट्रल नंबर्स हैं x5 और x6, वो उनके बीच में आएगा। ये हमारा कोई मीडियन होगा जिसे हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब आपका मीडियन एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करेगा। आपके इसके लेफ्ट साइड में 5 पॉइंट्स होंगे, इसके राइट साइड में भी 5 पॉइंट होंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। लेकिन ऑप्शन बी से आप किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ऑलरेडी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से ही कोई आंसर होगा, जिनमें कि ऑप्शन बी दोनों में। सी स्टेटमेंट देखिए, सी कहता है एटलीस्ट वन वैल्यू विल लाई अबव द मीन। अब ये आपको पता है कि जब भी हम किसी नंबर्स का मीन निकालते हैं तो उन मीन निकालने में जो मीन आता है वो उन सारे नंबर्स के बीच में ही कहीं ना कहीं आता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ नंबर होंगे जो मीन वैल्यू से राइट में लाई करेंगे, और कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो मीन वैल्यू के लेफ्ट में लाई करेंगे। तो लिखा है एटलीस्ट वन वैल्यू विल लाई अबव द मीन, तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। और ऑप्शन सी और ऑप्शन बी जब आपके दोनों सही है तो आंसर आपका ए हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन डी को चेक कर लें। ऑप्शन डी कहता है एटलीस्ट वन वैल्यू लाई एट द मीडियन। एक वैल्यू एट द मीडियन पे लाई करेगी, ऐसा फिर से हम कंपल्सरीली नहीं बोल सकते, नेसेसरीली नहीं बोल सकते। तो ये ऑप्शन डी हमारा 100% सही नहीं है। तो ऑप्शन डी भी आप हटा सकते हैं, तो आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पे जाके, इसमें दोनों टेस्ट हैं आपके पास। सब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के हमारे टेस्ट एनालाइज किए गए हैं, और दूसरी टेस्ट सीरीज है जिसमें फुल एंड टेस्ट है, जो कि नेट का जो एग्जाम का पेपर आता है उसके बेसिस पे हमने डिजाइन किया। ओके, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप इस डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं, जिसपे आपको सारे टेस्ट अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक
ज्योमेट्रिकल सर्किट से फिगर से रिलेटेड है, जिसमें एक सर्कल के अंदर हमने कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रखे हैं। अब इसमें आपको ये एंगल 40 दिया है, ये एंगल 30 दिया है, और ये जो एंगल है वो आपको 220 दिया है। आपसे पूछा गया है एंगल ए क्यू बी, ए पॉइंट यहाँ पे है, क्यू पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, तो मींस ये जो एंगल है ये आपसे पूछा गया है, जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप सेंट्रल एंगल की बात करें तो देखिए सेंट्रल एंगल कैसे है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और ये पॉइंट आपका ओ है, और ये एंगल आपको दे रखा है 220। अगर आप टोटल एंगल की बात करते हैं तो वो 360 का होता है। इसका मतलब आप ये जो इंटरनल एंगल ये कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप 360 में से 220 माइनस कर सकते हैं, तो ये आपका 140 डिग्री हो जाए। एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये अगर आपका सेंटर है और ये आपकी कोई आर्क है ए बी, स्मॉल आर्क ए बी है, जो कि यहाँ पर कुछ एंगल मान लीजिए अल्फा एंगल ड्रॉ कर, तो यही आर्क, इसकी जो इसको आप आर्क कह सकते हैं, ये आपकी एक आर्क है ए बी आर्क, तो ये जो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे जो एंगल ड्रॉ करेगी वो जो सेंट्रल एंगल है अल्फा, उसकी जस्ट हाफ होता है, अल्फा बाई 2 यहाँ पर ड्रॉ होता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आप देख सकते हैं कि ये एंगल अगर आपका 140 डिग्री है, तो ये जो थीटा एंगल है ये आपका 140/2 होना चाहिए, तो ये 70 डिग्री होना चाहिए, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है वाटर फ्लोज फ्रॉम ए टू बी थ्रू 2 चैनल्स। यहाँ से ए से वाटर जा रहा है और वो बी की तरफ जा रहा है, वो गेट G1 और गेट G2 के थ्रू जाएगा। अब गेट G1 के ओपन होने की प्रोबेबिलिटी 10% है कि ये ओपन रहेगा, सिमिलरली गेट 2 के ओपन होने की प्रोबेबिलिटी आपको 20% है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाटर विल फ्लो फ्रॉम इट, ए से बी पानी चला जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? ऐसा होने के लिए एटलीस्ट एक गेट हमारा ओपन होना चाहिए, तो हम क्या मान सकते हैं कि इनमें से कोई भी गेट ओपन है ही नहीं, मतलब पानी नहीं जा रहा है। तो G1 गेट के ओपन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओपन होने की 10% है तो ना होने की 90% हो जाएगी, 90% मतलब 0.90। सिमिलरली G2 गेट के ओपन ना होने की, क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.80। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है कि हमारा पानी ए से बी की तरफ फ्लो नहीं करे, लेकिन हम चाहते हैं वो फ्लो करना चाहिए। तो हम प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर शुड बी इक्वल टू 1, उनका सम अगर हम करते हैं तो सिमिलरली हमें फेलियर का अगर प्रोबेबिलिटी पता है तो हम पी निकाल सकते हैं 1 माइनस क्यू करके। तो अगर इसको हम 1 में से माइनस कर दें तो आपको ए से बी पानी फ्लो करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पता चल जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपको मिलेगा 28%। तो आंसर विल बी सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ लॉन्ग रीम ऑफ पेपर ऑफ थिकनेस टी। कोई पेपर है, काफी लंबा पेपर है, इसकी कुछ थिकनेस होगी, कुछ थिकनेस आप मान सकते हैं, तो वो जो थिकनेस है वो आपको टी दे रखी है। अब इस पेपर को हम रोल कर अब रोल करेंगे तो हर लेयर, इस लेयर के बाद जो दूसरी लेयर आएगी वो थोड़ा सा ऊपर आएगी, तो उनके बीच में एक गैप होगा। तो अगर मैं इनको सर्कल से ड्रॉ करता हूँ तो एक इनर सर्कल होगा जिसको आप स्मॉल रेडियस आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके जस्ट बाहर एक दूसरा सर्कल होगा जिसकी रेडियस आप लिख सकते हैं आर प्लस टी, क्योंकि ये जो थिकनेस है उसको हम टी मान रहे हैं, तो जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस को हम आर प्लस टी लिख सकते हैं। तो आपसे यही पूछा गया है कि जो इनर सर्कल को ड्रॉ करने में जो पेपर यूज हुआ है और जो आउटर सर्कल को ड्रॉ करने में जो पेपर यूज हुआ है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना लेंथ का पेपर यूज हुआ है एक लेयर से दूसरे लेयर में। तो टोटल पेपर एक सर्कल के अंदर कैसे यूज होगा उसे आप सरकमफ्रेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आउटर सर्कल की सरकमफ्रेंस आप लिखेंगे 2 पाई टाइम्स आर प्लस टी, और इनर सर्कल की आप सरकमफ्रेंस लिख सकते हैं 2 पाई टाइम्स आर। तो अगर आप आउटर सरकमफ्रेंस में से इनर सरकमफ्रेंस को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 पाई टी। सो द आंसर विल बी डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर्कल से ही रिलेटेड है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक सर्कल जिसका जो बॉटम पॉइंट है जिसको हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं वो ए पॉइंट है। अब इस सर्कल को अगर हम घुमाते हैं, मान लीजिए इसको पहिया मान लीजिए, तो ये पहिया अगर आप रोटेट करते हैं तो ये पॉइंट ए आपका टॉप तक पहुंच जाएगा। अब ये टॉप पे जब पहुंच जाएगा तो आपसे पूछा गया है कि जो पी से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है, एपी डिस्टेंस, ये कितनी है। आप देख सकते हैं कि अगर सर्कल की रेडियस आर आपको दे रखी है, व्हील की रेडियस आपको आर दे रखी है, तो ये सेंटर है, तो ये आर है, ये आर है, तो ये जो डिस्टेंस अगर आप इसे एडी बोलते हैं तो एडी डिस्टेंस जो है आपकी वो 2r हो जाएगी। सिमिलरली पी से लेके डी तक जाने में
इसने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो जो टोटल सरकमफ्रेंस है उसका हाफ होना चाहिए। सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, उसका हाफ करेंगे तो जो आपकी पीडी डिस्टेंस है पी से लेके डी तक की डिस्टेंस उसको आप सिंपली पाई आर लिख सकते हैं। आपको कैलकुलेट करना है ए से लेके पी तक की डिस्टेंस, तो बेसिकली ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप लिख सकते हैं एपी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू एडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। एडी आपको पता है 2r है उसका होल स्क्वायर, सिमिलरली पीडी आपको पता है पाई आर है उसका होल स्क्वायर। यहां से आपको एपी मिल जाएगा, एपी विल बी r टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस पाई स्क्वायर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पेमेंट लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं। हम डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप उस चैनल पे जाके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड, एग्जाम इज नियर, बेस्ट ऑफ लक।